हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सॉलिड स्टेट के दूसरे लेक्चर में आपका वेलकम है। यहाँ पर सॉलिड स्टेट में जो पहले लेक्चर में हमने यहाँ पर क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड को डिफाइन किया था, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन आपके सामने किया था। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको इम्पॉर्टेंट भी थी, एग्ज़ाम के लिए भी, याद करने के लिए भी, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पर बता दिया गया था। जो कुछ बचा हुआ है वो अभी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो सॉलिड स्टेट 01 अमन केमिस्ट्री सर्च करो, मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लो। नहीं तो इंड स्क्रीन पर पहला वीडियो मिल जाएगा, वो जाकर के देख लेना, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड की कुछ और भी बातें हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक खास बात क्या है, ध्यान दोगे यहाँ पर, इधर क्रिस्टलाइन है, इधर एमोर्फस है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या खास बात है, तो यहाँ पर है कि इसे हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड, ट्रू या इसी को रियल सॉलिड भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड या क्या बोलते हैं, रियल सॉलिड भी बोलते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड को हम लोग यहाँ पर स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड यहाँ पर इसको कहा जाता है। इसको एक नाम और दिया गया है, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसे क्या नाम मिला, एक और नाम, सुपर कूल्ड लिक्विड। यहाँ पर इस नाम में खासियत है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स फ्री होते हैं। फ्री होते हैं का मतलब ये हो गया कि अच्छे से पैक्ड नहीं होते हैं, और जहाँ पैकिंग अच्छे से नहीं होता है प्रॉपर, वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर पार्टिकल जो है एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, ज़्यादा बंधे हुए नहीं होते हैं, और वो फ्री होकर के मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो मूविंग टेंडेंसी होती है ये तो लिक्विड की जैसी है, इसलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। वैसे भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हम एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड एक्चुअली बेसिकली लिक्विड फॉर्म से ही, लिक्विड को ही सुपर कूल्ड करके यहाँ पर एमोर्फस बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज जो सिलिका होते हैं SiO2, उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद जो है सिलिका जो क्वार्ट्ज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्ज ग्लास में, ठीक है। तो सिलिका क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको पिघला करके जो है क्या कहते हैं, यानी कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके एमोर्फस क्वार्ट्ज ग्लास में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसलिए रेगिस्तान सब में क्या होता है, कहीं कहीं पर ग्लास यानी शीशे के टुकड़े देखने को मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग वहाँ पर, नया लोग जाएगा तो सोचेगा कि कभी न कभी यहाँ पर जीवन होगा, मतलब कि कोई न कोई यहाँ रहता होगा, इसलिए शीशा का बर्तन, यहाँ पर कुछ ग्लास के टुकड़े वहाँ मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर क्या होता है कि वही सिलिका क्वार्ट्ज जो कि सैंडस्टोन के रूप में रहते हैं, बालू के रूप में रहते हैं, तो वही हाई टेम्परेचर पर जो है पिघल करके क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल हम देना चाहेंगे, जिसके पास यहाँ पर बचपन में अगर आप लोग के पास आपके पिताजी या दादाजी के समय का कोई शीशे का ग्लास होगा, ठीक है, कांच का ग्लास सब जगह सब घर में होता है, तो आप देखोगे कि जब नया कांच का ग्लास खरीदता है लोग, तो उसका जो थिकनेस होता है वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम होता है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब ये ग्लास जो पुराना होते जाता है तो आप ये पाओगे कि ये थिकनेस जो है धीरे धीरे ऊपर से पतली होती जाती है और नीचे का जो लेयर होता है वो मोटा होते चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, अगर आपके घर में है तो इस पर रिसर्च करना, देख करके कि ऐसा कुछ है भी क्या, होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ग्लास तो ठहरा यहाँ पर एमोर्फस सॉलिड, और ये एक्चुअली में है सुपर कूल्ड लिक्विड, तो इसके पार्टिकल्स तो फ्लो करेंगे, और फ्लो करते करते यही क्या होता है, इनके पार्टिकल्स फ्लो करते करते डाउनवर्ड्स नीचे की ओर आते जाते हैं, जिसके कारण से ऊपर में पार्टिकल्स घटने कारण से सरफेस जो है इसका पतला होते जाता है, और नीचे में आने के कारण से सरफेस क्या होते जाता है, मोटा होते जाता है। तो इसे सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। एक्चुअली एमोर्फस जो यहाँ पर सिलिका क्वार्ट्ज हम लोग का होता है, सिलिका क्वार्ट्ज जो अपने आप में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, इसी को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके जो है यहाँ पर क्वार्ट्ज ग्लास बनाया जाता है। क्वार्ट्ज ग्लास इसी से बनाया जाता है, जो कि नेचर का कैसा है, एमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये एमोर्फस सॉलिड की हम लोग बात किए, ठीक है ना।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है प्यारे बच्चों कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है क्या, कि किसी भी एमॉर्फस सॉलिड, यानी किसी नहीं, किसी एमॉर्फस सॉलिड को भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद मे बी क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल सकता है, मे बी क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल सकता है। ये आपका एनसीईआरटी का एक लाइन है, तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर कि किसी भी एमॉर्फस, वैसे तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे सिलिका क्वार्ट्ज को मेल्ट करके एमॉर्फस क्वार्ट्ज ग्लास के रूप में कन्वर्ट तो किया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ किसी एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करें तो मे बी मतलब सब जगह ऐसा होगा नहीं, मे बी है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को ख्याल रखिएगा। कभी और कोई पूछेगा क्या हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बोलना है कभी कभी हम लोग एमॉर्फस को पहले तो मेल्ट करेंगे, फिर हम लोग टाइम दे करके लॉन्ग पीरियड टाइम में मेल्ट करना है और फिर उसको कूलिंग करते करते ठंडा कर देना है, क्रिस्टलाइज होगा, तो मे बी वो एमॉर्फस हमारा क्रिस्टलाइन बन सकता है। याद रखिएगा ये लॉन्ग पीरियड के लिए, ऐसा नहीं कि उसको लेके गए एमॉर्फस को तुरंत ही गर्म कर दिए, तुरंत ठंडा कर दिए तो क्रिस्टलाइन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग पीरियड के लिए वहां पर उसको गर्म करके पिघला करके फिर ठंडा करना होता है, तब वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग ने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एमॉर्फस को यहीं छोड़ देना है, अब एमॉर्फस छूट गया, ठीक है। अब इसके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके सामने किया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। याद रखिएगा एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स है सॉलिड स्टेट के सभी का प्लेलिस्ट दे दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 1 के इन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, या आप ऊपर में एक कार्ड देखिएगा, अभी उस कार्ड में आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे देगा। यहां पर कार्ड होगा, अभी इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर जो है आपको मिल जाएगा सॉलिड स्टेट का प्लेलिस्ट। टोटली एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर किया हुआ है उसमें, ठीक है। इन टेक्स्ट, एग्जांपल, एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग यहां पर बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप के बारे में। हालांकि इनका जो 4 टाइप है उसके नाम जो है कल हम लिखा दिए थे, वो है मेटालिक है, मॉलिक्यूलर है, आयनिक है और कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड होता है। 4 टाइप के सॉलिड होते हैं। इन्हीं चारों के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। हमारा आज का टॉपिक इसी चारों पर बेस्ड है। तो एक छोटा सा जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, जो कल का रिमेनिंग पार्ट था, उस चीज को आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए और चलते हैं आगे क्रिस्टलाइन के 4 टाइप्स में। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर पॉइंट लेके चल रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप भी कॉपी कलम लेकर के मेरे साथ नोट करते जाओगे और समझते भी जाओगे। तो यहां पर पॉइंट आपको लिखना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बेसिकली 4 टाइप इसके होते हैं। अब पहली बात यहां पर यह है कि यहां पर जो टाइप्स ले रहे हैं, मतलब क्लासीफाई कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो वो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस आधार पर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहां पर 2 आधार पर क्लासिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, उन फोर्स में डिफरेंस के कारण, डिफरेंस के आधार पर यहां पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे। और दूसरा नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि हमारा सॉलिड एटम से बना हुआ है या मॉलिक्यूल से बना हुआ है या आयन से बने हुए हैं। तो तीनों प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ सॉलिड अलग अलग नेचर का होगा, और अलग अलग फोर्स जो कंसिस्ट करता है वो सॉलिड भी अलग अलग नेचर के होंगे। तो बेसिकली ये 2 बेसिस पर हम लोग सॉलिड को 4 पार्ट में क्लासीफाई करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चारों के नाम की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स। दूसरा है यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा यहां पर है मेटेलिक सॉलिड। एंड फोर्थ कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। तो ये 4 तरह के हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, और ये चारों टाइप्स में जो क्लासिफिकेशन हुआ है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसका अगर हम लोग यहाँ पर बेसिस देखें या रीजन देखें हम लोग यहाँ पर, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन अगर लिखे हम लोग यहाँ पर, तो वो 2 बेसिस पर क्लासीफाई हुआ है। एक तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर, एंड दूसरा
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। यानी कि क्लासिफिकेशन का आधार कितना है हमारे पास? दो आधार है, एक है हमारा नेचर ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो आधार पर क्लासिफाई करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग सॉलिड में नेचर ऑफ पार्टिकल कैसा है, मतलब कि पार्टिकल्स हमारा एटम है कि मॉलिक्यूल है या आयन है। फिर अलग अलग सॉलिड में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो काम कर रहा है पार्टिकल के बीच में, वो कैसा काम कर रहा है। तो ये दो मेन आधार पर हम लोग जो है इस क्रिस्टलाइन को चार टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। चारों के बारे में हम लोग को बारी बारी से स्टडी करनी है। आप भी इन चारों टाइप्स को नोट कर लो और नोट करने के बाद चलते हैं हम लोग पहले टाइप की तरफ। पहला टाइप यहां पर हम लोग का है आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स। एंड प्यारे बच्चों, यहां पर आयनिक सॉलिड नाम में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इनके पार्टिकल्स जो होंगे वो आयनिक नेचर के होंगे, ये आयन से मिलकर बने हुए सॉलिड्स होंगे। यानी कि लिखेंगे these are made up of ions। ये आयन से मिलकर बने हुए हैं। आयंस मतलब इसमें एनायंस भी होंगे और क्या होंगे? कैटायंस भी होंगे। एनायंस, कैटायंस, दोनों ही तरह के आयन से मिलकर बनने वाले सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर आयनिक सॉलिड बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जनरली, जैसे कि NaCl की बात करें तो NaCl हमारा जो बना हुआ है वो सोडियम आयन से बना हुआ है और क्लोराइड आयन से बना हुआ है। यानी कि इसमें सॉलिड का अगर स्ट्रक्चर लें तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। यहाँ पर सोडियम आयन है तो अल्टरनेटिव टर्म में आप क्लोराइड आयन डालते जाओगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये सोडियम क्लोराइड का रेगुलर एंड रिपीटेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों ही आयन है। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होता है। और हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसा होगा? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पॉइंट क्या लिखेंगे? आयंस आर हेल्ड विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं? तो द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला कूलम्ब ने दिया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉडुलस ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जहां R क्या है? दो आयन के सेंटर्स के बीच की दूरी है, ये दूरी R हो गई। ये Q1 Q2 क्या है? तो दोनों ही पार्टिकल्स पर जो चार्ज है वो Q1 Q2 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जहां एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो कितना होता है? 8.854 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। और ये ओवरऑल जो ये कांस्टेंट है इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो ये आयनिक सॉलिड का डेफिनेशन हुआ कि जो सॉलिड आयन से मिलकर बने होते हैं यानी कैटायंस और एनायंस से मिलकर के, उन्हें हम लोग आयनिक सॉलिड बोलते हैं। और दूसरी पॉइंट क्या यहाँ पर लिखे कि यहाँ पर आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो दो मेन यहाँ पर आधार लिए थे और दोनों आधार के ही ध्यान रखते हुए जो हम लोग इस सॉलिड को डिफाइन भी कर लिए हैं। तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स कैसा है? तो आयनिक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, या इसी को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो हमारे आयनिक सॉलिड का ये पहचान है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या होगी आयनिक सॉलिड की। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड की। तो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या सब होगी? पहली बात की वो आयन से बने हुए हैं, ये तो लिखा ही दिए। उनके पार्टिकल्स के बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, ये भी लिख लिए। अब प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण से ये सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। और लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये पीटने पर ये फूट जाते हैं, मतलब कि ये मेलेबल नहीं होता जैसा कि लोहा वगैरह सब मेलेबल होता है, मतलब आघातवर्ध होता है। ये जो है ब्रिटल होता है, ब्रिटलनेस इसमें बिहेवियर होता है, मतलब कि ये जब इसको पीटोगे तो ये क्रिस्टल के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें होता क्या है कि ये
हार्ड होते हैं बट क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी, ये जो है इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि आयंस जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, आयंस बंधे हुए रहते हैं, आयंस मूव नहीं कर पाते हैं। किसी भी मैटर में जब तक आयंस या इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट नहीं होगा, फ्री नहीं होगा वो, तब तक वो कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको पिघला दो, यानी कि इसका मोल्टेन स्टेट में इसको लेके चले जाओ, या फिर जो है आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल करके, मतलब पानी में डाल करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लो, दोनों ही केस में क्या होगा, इनके आयंस में मोशन आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगी, जिसके कारण से ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। यानी कि ये गुड कंडक्टर बन जाता है इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। ये मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों ही कंडीशंस में ये क्या होते हैं, एक अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। चौथी पॉइंट की यहां बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई है यहां पर, तो ये बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। बट ये वाटर या पोलर सॉल्वेंट कोई भी जो होता है उसमें इजीली सॉल्युबल होते हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर और अदर पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब वैसा सॉल्वेंट जिसमें कि पोलराइजेशन हो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर यूं कहते हैं जो पानी में मिल गया वो पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि पानी में, तो मान लीजिए पानी में अगर हम बात करेंगे तो पानी में सरसों तेल तो नहीं घुलता है, पानी में केरोसिन ऑयल तो नहीं घुलता है, तो केरोसिन ऑयल या सरसों तेल जो हो गया वो हमारा नॉन पोलर की तरह काम करता है। बट अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं, तो वाटर में घुलने वाले हर चीज पोलर ही होते हैं, ठीक है ना। तो पोलर मतलब क्या होता है वैसे बतला दे, जैसे कि यहाँ पर इथेनॉल की बात कर ले, C2H5OH इथेनॉल है ना, तो ये इथेनॉल में यहाँ पर OH पर ये इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है, इसके कारण से इधर पार्शियली नेगेटिव इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये अपने आप में एक डाइपोल का काम करता है, और जो मॉलिक्यूल अंदर से डाइपोल बन जाए जिस मॉलिक्यूल में, वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, पोलर सॉल्वेंट जो होता है या फिर वाटर भी इटसेल्फ पोलर ही है, उसमें ये आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। बाद बाकी जो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें यहाँ पर आयनिक सॉलिड नहीं घुल पाता है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम आयनिक सॉलिड के बारे में लिखा है, और जाकर के आप जो है इसको अच्छी तरीके से याद भी कर लेना है आपको, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्टिव के रूप में, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम देकर के आयनिक सॉलिड पहचानने के लिए दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जहां पर आप देखोगे सल्फेट, कार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, जहां भी जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, है ना, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सब जो भी आप आयंस के नाम देखोगे तो वहां पर डेफिनेटली वो आयनिक सॉलिड ही कहलाएगा, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड को पहचानने का सिंपल तरीका है, आयंस को पहचानिए, नाम में ही आयंस का जो है उसमें सिंबल होता है, तो उस हिसाब से आप आयन पहचानिए, समझ में आ जाएगा कि वो आयनिक सॉलिड है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में जिसका नाम है मेटालिक सॉलिड। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। दूसरा पॉइंट यहां पर ले रहे हैं हम लोग, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो इसमें मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में मेटल के आयंस होते हैं, और ये मेटल आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड होते हैं, और इसीलिए मेटालिक सॉलिड जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब मेटल्स जो होता है मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, लस्ट्रस होता है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। मेटल के स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करता है पीटने पर, मेटल में खास चमक होती है, बहुत सारी बातें आप लोग जानते ही आ रहे हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर देखो मेटालिक सॉलिड क्या होता है, यहां पर क्या है, मेड अप ऑफ मेटल आयंस। मेटल आयंस किसे बोलते हैं, तो केवल कैटायंस से, है ना, जो कि घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
ये किससे घिरे हुए होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आयरन की एग्जांपल ले तो आयरन अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है यही आयरन जो होते हैं यही फेरस आयन से मिलकर आयरन सॉलिड बना होता है। तो यही मेटल आयन जो है ये हो गया हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी सारे जो यहाँ पर पार्टिकल्स है वो फेरस के होंगे। ठीक है, इस तरह से क्लोजली पैक्ड होंगे। ये हमारे पार्टिकल्स हो गए किसके? Fe2+ के सभी पार्टिकल्स यहाँ पर है। और यही जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज किया इन्होंने, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गैप वगैरह में यहाँ पर चक्कर लगाते रहेगा। ये पूरे सॉलिड के जो थ्रू आउट जो है ये स्ट्रक्चर के थ्रू आउट ये चक्कर लगाते रहता है। इसी के चक्कर लगाने के कारण से ये क्या होता है, ये सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल की बात तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेटल क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है ना। तो जो भी मेटल के आयन से बने हुए सॉलिड है सभी को मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। यहाँ पर 2 मेटल के आयंस के बीच की जो यहाँ पर फोर्स काम कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स, इसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि मेटल आयंस आर bonded together by metallic bond। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ गई? तो ये भी हार्ड होता है बट यहां पर इसमें ब्रिटलनेस नहीं होता है। तो ये होता क्या है? तो ये मेलेबल होता है एंड डक्टाइल होता है। मेलेबल का मतलब इसको पीट करके हम लोग इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब इसको हम लोग स्ट्रेच करके ड्रॉ करके हम लोग इसको लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग देखते ही हैं, लोहे का दरवाजा बनता है तो वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी से बनता है, लोहे का तार बनता है तो वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं किसके? तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर्स। ठीक है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने आयनिक सॉलिड पढ़ा। आयनिक सॉलिड भी क्या होता है? हार्ड होता है। मेटालिक सॉलिड भी क्या होता है? हार्ड होता है। आयनिक सॉलिड जो है ब्रिटल होता है तो ये मेलेबल और डक्टाइल होता है। आयनिक सॉलिड जो है वो इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन मेटालिक सॉलिड क्या होता है? कंडक्टर होता है। इसको सॉलिड स्टेट में ले लो या लिक्विड स्टेट में, यानी क्या कहते हैं मोल्टन स्टेट में ले लो मेटालिक को, दोनों ही स्टेट में ये कंडक्टर है। जबकि आयनिक सॉलिड जो है केवल मोल्टन स्टेट में कंडक्टर होता है, वो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हमने देखा यहाँ पर आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड में। उनके भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, यहाँ पर भी क्या है? मेटालिक का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर हाई है। ठीक है, तो कुछ सिमिलैरिटीज भी है दोनों में, कुछ यहाँ पर डिफरेंस भी है। दोनों ही बात को समझ लो। और आयनिक और मेटालिक में डिफरेंस पूछा तो बड़ी आसानी से फोड़ सकते हो डिफरेंस को। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड की। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। तो बात करते हैं अपने नंबर 3 की। नंबर 3 में यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए कौन चीज? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड टॉपिक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नाम से स्पष्ट है कि इनके पार्टिकल्स तो भाई मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड उस सॉलिड को बोलेंगे जो कि मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल्स, NH3 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स, है ना, HF मॉलिक्यूल्स, HCl मॉलिक्यूल्स। जितने भी आप यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, यूरिया भी क्या है? NH2 CONH2, ये भी क्या एक मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। उसी तरह से शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है ये बहुत ही जनरली कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। वैन डर वाल फोर्स भी कभी कभी थोड़ा सा उससे हट करके भी हम लोग यहाँ पर एक फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये भी यहाँ पर सीखना है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? तो दीज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर पूछे तो कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहते हैं, तो बोलना है कि दो सॉलिड्स whose constituent particles are molecules, है ना, या which are made up of molecules called molecular solid। ठीक है ना। चाहो तो फुल डेफिनेशन लिख सकते हो, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है उसकी डेफिनेशन की। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, H2O ले लेते हैं, आइस जो बनता है, CO2 जो सॉलिड बनता है, क्या बोलते हैं इसको? याद आया? CO2 के सॉलिड फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं?
ड्राई आइस देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? देखे होंगे मूवी सब में, जो स्टेज पर जो धुआं टाइप का उठता है, जिससे कि जो स्टेज है वो अट्रैक्टिव बनाया जाता है ना, तो वही जो है वो ड्राई आइस होता है, जिसको कि गर्म पानी में डालने के बाद जो ना एकदम बहुत ही बादलों की तरह जो ना एकदम बादल की तरह धुआं वहाँ से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 हो गया, उसी प्रकार से C12H22O11 हो गया, उसी तरह से NH3 हो गया, उसी तरह से यहाँ पर NH2CO हो गया, यूरिया का ये फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये सब जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, और क्या है यहाँ पर, तो मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड विथ, है ना, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, मॉलिक्यूल्स जो बंधे होते हैं एक दूसरे से वो वैंडरवाल फोर्स से बंधे होते हैं, वैंडर वाल्स फोर्स से बंधे होते हैं। वैंडरवाल फोर्स में क्या सब आता है, तो वैंडरवाल फोर्स में कौन कौन सी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसी में डाइपोल फोर्स भी आता है, उसी में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी आता है, उसी में लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो इन्हीं वैंडरवाल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। आइए हम लोग ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी क्या होता है ना, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स के डिफरेंस के बेसिस पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है। ठीक है ना, कैसे, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कोई मॉलिक्यूल्स डाइपोल किस्म के होते हैं, कोई मॉलिक्यूल डाइपोल नहीं फॉर्म कर पाते हैं, किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी कई सारे प्रकार हैं, मतलब कई सारे नहीं 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। किसके, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के, याद रहेगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी कितने टाइप हो रहे हैं यहाँ पर, 3 टाइप, याद रहेगा ना, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें ये टाइप आया है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मॉलिक्यूलर के भी कितने पार्ट आ रहे हैं, 3 पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन पार्ट्स हैं। पहला यहाँ पर है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिन मॉलिक्यूल्स में इटसेल्फ डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे HF मॉलिक्यूल है, तो HF मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पर F पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, H पर पार्शियली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर HF क्या होगा, अपने आप में डाइपोल फॉर्म कर लेगा। कई सारे HF मॉलिक्यूल जब ज्वाइंट होंगे, यहाँ पर कई सारे HF मॉलिक्यूल जब ज्वाइंट होंगे तो ये डाइपोल का निगेटिव पोर्शन इसके पॉजिटिव पोर्शन से अट्रैक्टेड होगा, ये इससे अट्रैक्टेड होगा, और इस प्रकार से सारे मॉलिक्यूल्स जो है एक साथ यहाँ पर बंधे हुए होंगे। ठीक है, ऐसे ही पूरे स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होंगे। तो इसी डाइपोल के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शंस। इसके बारे में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो डाइपोल इंट्रैक्शंस जिस मॉलिक्यूलर सॉलिड में वर्क करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी कि इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, द सॉलिड्स इन विच मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड विथ डाइपोल इंट्रैक्शन इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, समझ में आ गया है ना। द सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल्स आर held with dipole interaction are called polar molecular solid, PMS लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल्स डाइपोल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। इसका एग्जांपल में यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों H2O भी आएगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि H2O का स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर डाइपोल फॉर्म हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पर डेविएट होगा, नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा इस साइड होगा, तो इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण से यहाँ डाइपोल फॉर्म हो रहा है। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, और आपने 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में देखा है कि अगर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इधर पोलराइज होगा इलेक्ट्रॉन, वो
करेगा और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को इस साइड पोलराइज करेगा और रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और इक्वल अमाउंट का है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना ही उधर जा पाएगा ना ही इधर, तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसलिए नॉन पोलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायपोल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो H2O हो गया, NH3 हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, ठीक है ना, HBr हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये सारे सॉलिड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तीन सॉलिड कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये तीन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर में एक और फोर्स काम करता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इसलिए ये तीन मात्र सॉलिड, और भी सॉलिड है यहाँ पर, लेकिन ये तीन मात्र सॉलिड ऐसे सॉलिड है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल में भी जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। वैन डर वाल्स फोर्स में जो है सबसे हाई जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको कि हमने अलग ही टाइप पढ़ाया है आयनिक बॉन्ड में, यानी आयनिक सॉलिड में हमने पढ़ाया। और वैन डर वाल्स फोर्स में जो उससे कमजोर फोर्स होता है वो होता है डायपोल फोर्स। इससे जो कमजोर होता है वो होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, और उससे भी जो कमजोर होता है वो होता है लंडन फोर्स, ठीक है। और इन सब से हट करके एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होता है, कौन सा चीज, तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो उसके बारे में भी लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सेकेंड टर्म लेके चलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो नॉन पोलर में क्या होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स हमारा जो है ना लंडन फोर्स से बंधा हुआ रहेगा, मतलब कि वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स से मॉलिक्यूल अटैच्ड रहेगा। जहाँ पर डायपोल नहीं बनेगा वहाँ अट्रैक्शन बहुत ही क्या होगा, कमजोर अट्रैक्शन होगा। क्या यहाँ पर प्लस माइनस था इसलिए अट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर जहाँ डायपोल ही नहीं बनेगा वहाँ पर कोई अट्रैक्शन वहाँ पर ज़्यादा होगा ही नहीं, और इसी कारण से वो उस वीक अट्रैक्शन फोर्स को लंडन फोर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो सॉलिड बहुत ही कमज़ोर होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। हालांकि हम बात करें पूरे मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो ये हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, पूरा मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो चारों टाइप के सॉलिड में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसका होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का होता है। और मॉलिक्यूलर में भी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो वो होता है नॉन पोलर का, जो इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कोई फोर्स काम नहीं करता है, वीकेस्ट फोर्स काम करता है, ठीक है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात करें। पहले पॉइंट नंबर 1 तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में सेकेंड टाइप की अगर बात करें तो ये है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपको मेरे साथ लिखना है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें क्या लिखोगे, तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स, वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स। और ये वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स कौन सा है, तो बोलना है लंडन फोर्स, या इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। ये सबसे कमजोर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ये किस में वर्क करता है, तो जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, जैसे I2 हो गया, आयोडीन मॉलिक्यूल्स हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, etc। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें, जैसे आयोडीन की ही बात करें I2, तो दो I2 मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर वीकेस्ट फोर्स काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्जेस डेवलप हुआ ही नहीं है। CO2 की बात करें तो अभी हमने बताया था कि CO2 में भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो दो CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर भी वीकेस्ट फोर्स ही काम करेगा, और ये लंडन फोर्स होगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो भी होते हैं, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कुछ भी हो, मोमबत्ती का वैक्स तक जो सॉलिड होता है वो भी हाइड्रोकार्बन है, और वो भी हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही आएगा। वो भी आप देखते ही होंगे, नॉन पोलर होता है तो मतलब पानी में वो घुलता नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन सॉलिड होते हैं सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, सारे सॉलिड की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है प्यारे बच्चों, इन सब से हट करके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो याद रखिएगा इस मॉलिक्यूलर, मान लीजिए H2O की बात करें तो H2O में क्या है, ये H2O है, इसके पड़ोस में अगर H2O रख दिया जाए
तो होता क्या है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन ये तीनों जो है अपने आप में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम किसकी है, नाइट्रोजन की है। और इनके पड़ोस में जब हाइड्रोजन आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी होते हैं उनको हाइड्रोजन से बहुत प्यार होता है, बहुत प्यार होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हाइड्रोजन से बहुत प्यार है। यहाँ से ये जैसे ही हाइड्रोजन आता है इसके पास में, ये इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है और यही अट्रैक्शन के कारण से यहाँ पर जो है ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहने चाहेंगे, ठीक है। तो इस फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और इसी कारण से वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 यानी कि क्या कहते हैं, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। जबकि इससे कम इथेनॉल में इससे थोड़ा कम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। जैसे कि वाटर में देखिएगा गौर से, एक मॉलिक्यूल से दो तरफ उधर हाइड्रोजन बॉन्ड निकल रहा है, दो तरफ इधर निकल रहा है। वही इथेनॉल की बात करें, C2H5OH है इथेनॉल, फिर दूसरा C2OH5, उधर क्या है, OH है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से इंटरेक्टेड होगा, ये उधर के हाइड्रोजन से, ये अगले ऑक्सीजन से। तो ओवरऑल एक इथेनॉल से दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ एक वाटर से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि वाटर में कितने कोवैलेंट और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो वाटर में 2 कोवैलेंट बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण से वाटर का इंटरेक्टिव फोर्स ज़्यादा है, इसके कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यहाँ पर इसका 78 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो यही है, जब मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन आता है तो उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। यानी कि मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, डिफाइन कैसे करोगे, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बारे में बेसिकली आप लोग 11th क्लास में भी सीखे ही होंगे। एग्जाम्पल में क्या सब आएगा इसका, तो H2O आ जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। HF आ जाएगा फ्लोरीन और हाइड्रोजन में, और NH3 आ जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो ये तीनों प्रकार के सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड में दो तरह के ये टाइप्स के दो तरह के ये सॉलिड बन गए हैं। कौन कौन, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का एग्जाम्पल में भी ये तीनों आ रहे हैं, और दूसरा पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के एग्जांपल में भी ये तीनों आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है मॉलिकुलर सॉलिड का यहाँ पर पॉइंट जो है खत्म होता है। बेसिक बात यहाँ पर हम लोग पूरे मॉलिकुलर सॉलिड की अगर करें तो ये सॉलिड जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं नेचर में, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनकी अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो लो कंडक्टिविटी होती है, यानी कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं। तो सॉफ्ट होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये कंडक्टिविटी भी क्या होती है इसकी, लो होती है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में आपने क्या देखा, वो हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, कंडक्टर होते हैं मोल्टन स्टेट में, और इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। क्या कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है आयनिक का हाई होता है। मेटालिक में आपने क्या सीखा, कंडक्टर होते हैं, हार्ड होते हैं लेकिन मेलेबल डक्टाइल होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिकुलर में क्या पढ़ा आपने, हार्डनेस में ये सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, कंडक्टिविटी भी क्या होती है, लो होती है। तो आई होप तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चौथे टाइप की बात करने जा रहे हैं हम लोग, कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड की, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि किन सॉलिड में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो आपने क्या देखा, आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड काम कर रहा था, मॉलिकुलर में वैंडरवाल फोर्स काम कर रहा था। उसमें भी पोलर मॉलिकुलर में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, नॉन पोलर में लंडन फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ही काम कर रहा था। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग लास्ट टाइप में, जिसका नाम है कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करते जाओ। चौथे टाइप की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। चौथे और लास्ट टाइप की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें क्या है बच्चों खासियत, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे कि ये बने होते हैं वो होते हैं यहाँ पर एटम्स,
और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन IFA जो लिखे हुए यहाँ पर, वो यहाँ पर काम करता है कोवैलेंट बॉन्ड। जो यहाँ पर पार्टिकल्स यानी एटम्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो कैसे फोर्स से, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड से वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज देने की कोई बात नहीं, यहाँ पर सिंपल सा जो टर्म पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, वो यहाँ लिख रहे हैं। तो इसमें जो है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड वैसे सॉलिड है जिनमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, यानी जो एटम से बने होते हैं, और इसमें दो एटम के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो कैसा फोर्स होता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर होता है, स्ट्रक्चर लिमिटेशन जो होता है कि स्ट्रक्चर कहाँ तक है इसका, तो ये हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब ये हो गया, ये स्ट्रक्चर जाल की तरह है, फैले जा रहा है, फैले जा रहा है, कहीं अंत हो ही नहीं रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर है। इंडलेस स्ट्रक्चर को नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि जो जितना बढ़े उतना वो फैलता जाए। क्या समझे? जैसे कि याद है एक जो मूवी आया था जिसमें कि क्या कहते हैं, बिपाशा बसु हीरोइन थी, भूत वाला मूवी था, ब्रह्म राक्षस वाला, है ना। और एक बढ़िया गाना उसमें था, मोहब्बत बरसा देना तुम। ठीक है, तो उसमें क्या था, वो राक्षस को जितना खिलाया जाता था ना, उतना उसका और पेट बढ़ता था, उतना और उसको भूख लगता था। तो जस्ट यही बात है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जितना बढ़ाएंगे उतना और फैलेगा, और बढ़ाएंगे और फैल जाएगा स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही सॉलिड को बोलते हैं हम लोग नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इन सॉलिड की जो खासियत है, प्रॉपर्टीज की बात करें यहाँ पर, पहले तो हम कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं। एग्जांपल में आ गया यहाँ पर डायमंड। डायमंड की बात करें तो डायमंड क्या होता है, वो कार्बन का एलोट्रॉप है, वो कार्बन से ही बना होता है, प्योरेस्ट कार्बन से। सपोज कि ये कार्बन है, ठीक है, इसके 4 बॉन्ड हैं और चारों बॉन्ड टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं, क्योंकि डायमंड का हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए टेट्राहेड्रली ये जुड़े हुए हैं। अब ये भी कार्बन टेट्राहेड्रली अलग से 3 बॉन्ड रखा होगा, ये भी कार्बन अलग से 3 बॉन्ड यहाँ रखे होंगे, ये भी कार्बन को यहाँ पर 3 बॉन्ड होगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से ये भी कार्बन आगे 4 बॉन्ड लेके जाएगा, ये भी कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, फिर यहाँ से इसके भी पास 4 बॉन्ड है, यहाँ पर इसके भी पास यहाँ पर 4 बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर फैलते फैलते जो है डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर 2 बॉन्ड के बीच का जो लेंथ है वो होता है 154 पिकोमीटर। ठीक है ना, और यहाँ पर जो बॉन्ड के बीच का एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए फिक्स्ड वैल्यू है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने अगर हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले का शेप टेट्राहेड्रल होता है, तो बॉन्ड एंगल इतना ही होता है, ये फिक्स है। ठीक है, अब क्या है कि डायमंड का ये जो क्रिस्टल है, इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो यही है, यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है, और इस छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। और ये जो डायमंड बना हुआ है, इसी सबसे छोटी इकाई के बार बार रिपीट होने से ये बना हुआ है पूरा क्रिस्टल, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस हो गया ये डायमंड का, और ये हो गया यूनिट सेल हो गया डायमंड का। और डायमंड के एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? तो यहाँ पर 5 कार्बन से ये यूनिट से बना हुआ है, 1 2 3 4 5। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रह सकता है, नोट कर लो इस चीज को कि डायमंड के एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 5 होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन अ यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया डायमंड हो गया। डायमंड की बात करें अगर हम लोग, तो ये हार्ड होता है और ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, इसका 3500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवरऑल जितने भी कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड है उसकी पहचान होती है। यहाँ प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, तो ये वेरी हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ही हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर के यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेरी वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि सबसे हाई होता है। मेटालिक सॉलिड से भी क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, और नेचर के ये जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर बोल दें, वो होते हैं ये। ठीक है, और सबसे खासियत बात यहाँ पर लिखी है, तो इसमें सब में एक्सेप्शन के रूप में काम करेगा बाबू ग्रेफाइट। एक्सेप्शन क्या हो गया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा सॉलिड है जो कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड तो है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, डायमंड से भी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये क्यों होता है वो भी बतला रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है? कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए ग्रेफाइट की बात कर लें। ग्रेफाइट की बात कर लें,
ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, और जाहिर सी बात है 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, यही है फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। और डेफिनेटली यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp2 होगा तो शेप ट्रायगोनल प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर फिक्स है कि 120 डिग्री होगा। अब क्या होगा, ये फैलते जाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अपने आप इसका बनते जाएगा, ये जो है हेक्सागोनली ये आगे जो है पूरा फैलते जाएगा इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर हमारा ग्रेफाइट का एक लेयर हुआ, ये 2 डायमेंशनल लेयर ग्रेफाइट का ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो 2 डायमेंशनल लेयर हो गया। इस लेयर की बात करें तो यहाँ पर 2 कार्बन के बीच की दूरी यानी बॉन्ड लेंथ जो है वो 141.4 पिकोमीटर, जो कि डायमंड से भी कम है। और आपको पता होगा कि जब यहाँ पर क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। बट थोड़ा सा सब्र करो यहाँ पर कि ज़्यादा मजबूत नहीं है, थोड़ा सा तुम सोचोगे सर झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर मजबूत है बट ये जो 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत है यहाँ पर डायमंड के इस बॉन्ड से, जिसके कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ग्रेफाइट डायमंड का वो 3500 के अराउंड होता है, जबकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो 4000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर तो ग्रेफाइट इतना कमज़ोर क्यों होता है, टूट क्यों होता है? पेंसिल जो होता है ना उसमें ग्रेफाइट होता है, कैसे इसे लिखते हैं तो वो इतना कमज़ोर है कि वो पेज पर भी उतर जाता है। तो वो इसीलिए क्योंकि ये तो ग्रेफाइट का बस एक लेयर है 2 डायमेंशनल, इस लेयर को बोलते हैं हम लोग ग्राफीन। क्या बोलते हैं? ग्राफीन बोलते हैं। ये 2 डायमेंशनल लेयर है ग्रेफाइट का, ठीक है। ऐसे ही कई सारे लेयर जो होते हैं ग्राफीन के, ऐसे ही कई सारे लेयर जो है किसके, ग्राफीन के हैं, वो जब एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होते हैं, है ना, ओवरलैप्ड होते हैं यहाँ पर, वो भी बहुत ही वीकेस्ट फोर्स से ओवरलैप्ड होते हैं, जस्ट लाइक लंदन फोर्स यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वो भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 340 पिकोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, वीक फोर्स यहाँ पर बॉन्डेड है, बहुत ही कमज़ोर फोर्स यहाँ पर बॉन्डेड है। तो यही कारण है कि ये लेयर पर लेयर रखा हुआ है यहाँ पर। जरा सोचो कि तुम्हारे किताब का एक पेज मजबूत है, फाड़ने में दिक्कत होता है, लेकिन पेज पर जो पेज रखा हुआ है फट से ऐसे से तुम उल्टाओगे पेज। अरे जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना वो ऐसे ही पेज उल्टाता है। तो पेज पर से पेज फिसल रहा है, क्यों फिसल रहा है? क्योंकि पेज और पेज के बीच में कोई फोर्स नहीं है। जस्ट यही बात है यहाँ पर कि ये लेयर और लेयर के बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, बहुत ही वीक फोर्स यहाँ पर है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है। इसके कारण से क्या होता है, जब हम लोग ग्रेफाइट को ऐसे लिखते हैं बोर्ड पर तो ये लेयर पर से लेयर फिसलते जाता है, फिसलते जाता है, फिसलते जाता है, और ये छपते जाता है यहाँ पर। इसलिए ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट का ये ग्राफीन का लेयर नहीं टूटता है प्यारे बच्चों, वो एक लेयर जो है ग्राफीन का वही उतर के निकल जाता है दूसरे लेयर से, और इसलिए ग्रेफाइट टूट जाता है। लेकिन फोर्स जो है इनके कार्बन कार्बन के बीच का वो डायमंड से भी ज़्यादा हाई है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, ग्रेफाइट की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा अगर माना गया है कि अगर ग्राफीन के बीच की दूरी 0 कर दी जाए और टाइटली पैक्ड हो जाए यहाँ पर, तो ग्रेफाइट से ज़्यादा मजबूत चीज़ डायमंड भी नहीं रहेगा। तब डायमंड से भी अधिक मजबूत कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट, क्योंकि वास्तविकता देखी जाए तो डायमंड से भी अधिक मजबूत स्ट्रक्चर किसका है? ग्राफीन का है। क्लियर हो गया? तो ये है। अदर भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, अदर भी एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सब एग्जाम्पल जो है कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड के हैं। तो प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा? कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड जो है बने होते हैं एटम्स के, एटम्स के बीच में फोर्स कैसा होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये जनरली हार्ड होते हैं, वेरी वेरी हार्ड होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत ही हाई होते हैं। इनमें एक्सेप्शन में क्या आ गया? यहाँ पर आ गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों आया? क्योंकि ये कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हर एक कार्बन 3 ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए चौथा बॉन्ड जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो तो खाली रह गया ना, तो वो वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए वो कंडक्टर होता है। दूसरी बात, ग्रेफाइट का जो है वो स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो लेयर ओवरलैप्ड रहता है, लेयर वाइज एकदम ओवरलैपिंग होता है स्ट्रक्चर का, वो भी कमज़ोर फोर्स से, इसीलिए ग्रेफाइट जो है मजबूत नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। और ग्रेफाइट की भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी हाई ही होती है।
तो चारों टाइप की बात कर ली प्यारे बच्चों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्लास समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। हम आपके लिए लगातार पर डे, याद रखिएगा, पर डे सुबह 7 बजे आपको एक नया लेक्चर मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।